वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि उदाहरण Okay, good morning all of you. नेटवर्क इशू की वजह से हिंदी सब्जेक्ट का ग्रामर टॉपिक मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूँ। मेरी आवाज सबको ऑडिएबल है मैडम? यस सर। एंड स्क्रीन आल्सो विजिबल? यस यस। ओके, थैंक यू। तो वाक्य के भेद ये हमें एग्जाम के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो वाक्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं, तो हम देखेंगे। एक अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद हमें आइडेंटिफाई करना होता है, जिसके एक सब टाइप्स है: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पे ये 8 प्रकार होते हैं। तो इसके अलावा रचना के आधार पर ही 3 प्रकार के वाक्य के भेद हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हम एक जानकारी लेंगे अर्थ के आधार पे जो वाक्य हैं उनकी एक जानकारी देखेंगे। विधानार्थक वाक्य, इसे हम विधान वाचक या फिर विधान सूचक वाक्य भी कहते हैं। तो ये वाक्य हम किसे कहते हैं कि जिसे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। लिखने के पहले मैंने पढ़ना शुरू किया। तो इस वाक्य से हमें एक जानकारी प्राप्त होती है, जो जानकारी उस विधान से प्राप्त होने वाली जानकारी है। और इसमें जो वाक्य होता है वो सीधा होता है, सरल वाक्य होता है, इसलिए हम इसे एक सिंपल स्टेटमेंट हम कहते हैं। दूसरा प्रकार देखेंगे हम निषेधार्थक वाक्य या फिर निषेधवाचक वाक्य। निषेध यानी नेगेटिव, हम इसे इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो निषेध जिसमें जैसे कि इंग्लिश में हम देखते हैं नो, नेवर, नॉट, इस तरह के वर्ड्स अगर होते हैं तो हम उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में भी अगर निषेध दर्शाने वाले शब्द हो तो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्य से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, मतलब क्रिया हुई ही नहीं ऐसा भाव अगर वाक्य से प्रकट होता है, तो हम उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसका हम उदाहरण देखेंगे। फूल अपना सुगंध नहीं बेचेगा। तो इस वाक्य में ये जो नहीं है, इससे ये पता चलता है कि क्रिया सुगंध बेचने की क्रिया नहीं हुई है, मतलब ये निषेधवाचक वाक्य है। नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे। तो निषेधवाचक वाक्य या फिर निषेधार्थक वाक्य पहचानना बहुत ही आसान है। जहां जहां पर नहीं इस शब्द का इस्तेमाल होता है तो वो निषेधार्थक वाक्य होता है। हम दूसरा प्रकार नेक्स्ट टाइप देखेंगे, प्रश्नार्थक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है। वाक्य के आखिर में प्रश्नवाचक सिंबल होता है, चिन्ह होता है, उससे हमें पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक या फिर प्रश्नार्थक वाक्य है। तो किसी के द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? क्या बापूजी आ गए? तो ये सवाल किया गया है, प्रश्न किया गया है। तो ये
प्रश्नार्थक वाक्य इस टाइप में आता है, क्या बापूजी आ गए? तो किसी तरह का सवाल किया जाता है तो प्रश्नार्थक वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं हमसे। आज्ञार्थक वाक्य, यह वाक्य किसी के द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वह अधिसूचक कहलाता है। तो आज्ञार्थक वाक्य में देखिए, उदाहरण देखिए, मतलब किसी ने ऑर्डर दी जाती है, मुझे हर सप्ताह एक पत्र लिखना मिलना ही चाहिए। अगर हम इस वाक्य पे गौर करेंगे तो जिसने ये वाक्य कहा गया है आज्ञा के स्वरूप में कहा गया है, तो हम इसे आज्ञावाचक या फिर आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। दूसरा वाक्य देखिए, अब राज्य प्रथा मिटा दो, ऑर्डर दी गई है, आज्ञा की गई है, तो ये आज्ञार्थक वाक्य है। तो जहां जहां वाक्य में इस तरह की आज्ञा प्रतीत होती है तो वो आज्ञार्थक या फिर आज्ञावाचक वाक्य हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला भेद है विस्मयार्थक विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इसको भी पहचानना बहुत आसान है। वाक्य में वाक्य में विस्मयार्थक चिन्ह का उपयोग किया जाता है और वो किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, तो उसे विस्मयार्थक या फिर विस्मयादिबोधक या फिर विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसका हम उदाहरण देखेंगे। अच्छा, फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा। तो आप अगर इस सेंटेंस में देखेंगे, अच्छा इस शब्द के बाद विस्मयादि चिन्ह का उपयोग किया गया है। वह कैसे सुगंध है, वह, तो यहाँ पर भी इस शब्द के बाद विस्मयार्थक चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो मतलब वाक्य में जहां जहां विस्मयार्थक चिन्ह का उपयोग किया जाता है वह वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। इच्छार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण देखेंगे। ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। मतलब देखो, जैसे हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं या फिर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो इस तरह का भाव अगर किसी वाक्य से प्रतीत होता है, प्रकट होता है, तो वो वाक्य इच्छा दर्शक या फिर इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे कि पहले एग्जाम में, ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो ये इच्छा प्रकट की है, प्रभु आपकी कामना पूरी करे। शुभ कामनाएं जैसे हम देते हैं उसी तरह प्रभु आपकी कामना पूरी करे, तो ये इच्छा प्रकट की है। तो इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से अपनी इच्छा, आकांक्षा या फिर आशीर्वाद का बोध होता है वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। अगला भेद देखेंगे संकेतार्थक या फिर संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत या संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। मतलब भविष्य काल में भविष्य काल का कुछ संकेत दिया जाता है, एक तरह की भविष्यवाणी की जाती है, तो वो होता है संकेतार्थक वाक्य। अगर अच्छा काम करोगे तो मोहर छाप वाली धोती दूंगी। मतलब अगर आपने अच्छा काम किया तो उसको क्या मिलेगा, अच्छी मोहर छाप वाली धोती मिलेगी। तो अच्छे काम करने पे ये मिलने वाला ये संकेत है। चुप चुप पड़ा रहूंगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। अगर चुपचाप पड़ा रहेंगे तो मिलने वाले तंग नहीं करेंगे। तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं हो सकती है अगर हमने अभी प्रेजेंट में वो किया तो इसे कहते हैं संकेतार्थक वाक्य, जो हमें भविष्य काल में होने वाली घटना की
कल्पना या फिर जानकारी प्राप्त होती है उससे। संदेहार्थक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह मतलब डाउट। एग्जाम्पल देखिए, शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। तो इस वाक्य में हम देखेंगे तो ये वाक्य संदेह है, इसमें डाउटफुल है। शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है, तो उसको श्रम करने के और दूसरे भी वजह हो सकती है। सिर्फ भूख के लिए ही नहीं, दूसरे कामों के लिए भी वो श्रम करता होगा, काम करता होगा। तो वाक्य में क्या है, डाउटफुल है, संदेह है, इसलिए हम इसे संदेहार्थक वाक्य या फिर संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। मानो के ससुराल वाले चीक व शीतल पार्टी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मतलब अभी तक ये चीक और शीतल पार्टी भेजी नहीं है, लेकिन वो इन्होंने इधर ही संदेह कर लिया है या फिर अपनी मन बना लिया है कि वो उधर उसकी प्रतीक्षा करते होंगे। तो इस तरह के हमने ये 8 भेद देखे, ये हम अर्थ के आधार पे देखे। अब हम देखेंगे रचना के आधार पे, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये रचना के आधार पे 3 भेद है वाक्य के। सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य, हम इसे सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। अब हम देखेंगे वाक्य में एक ही विधेय होता है, मतलब क्रिया करने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट होता है, वो एक ही होता है। इसके अलावा जो क्रिया होती है वो भी एक ही होती है। तो सरल वाक्य ध्यान में रखना है, वाक्य में सब्जेक्ट एक ही होता है और क्रिया ही एक ही होती है। एक ही क्रिया के लिए एक ही सब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है, वो होता है सरल वाक्य, साधारण वाक्य। रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। सरल वाक्य है, सोने की क्रिया है, एक ही है, और रात के समय लोग अपने अपने घरों में, तो एक ही विधेय का उपयोग किया गया है। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। मुरझाने की क्रिया एक ही है, खिला हुआ चेहरा, उनका खिला हुआ चेहरा, एक ही विधेय का उपयोग किया गया है। सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से ही समझेगा। समझेगा, एक ही क्रिया एक ही क्रिया का उपयोग किया गया है, और विधेय सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से समझेगा। तो जहां पे एक ही विधेय होता है, एक ही क्रिया होती है, तो वो होता है सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा प्रकार, संयुक्त वाक्य। हम इसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखो, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य का समूह होता है और उनको जोड़ा जाता है समुच्चय बोधक अवयवों से। समुच्चय बोधक अवयव मतलब जो सेंटेंस को जोड़ने वाले अवयव होते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। तो जैसे कि संयुक्त बोधक अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय है, और, परंतु, तथा, या, अथवा, ये है समुच्चय बोधक अव्यय। अगर इन अव्ययों से दो वाक्य को जोड़ा गया हो तो वो वाक्य होता है संयुक्त वाक्य होता है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। हेमंत ऋतु बीत गई तथा शिरीष ऋतु आ गई। अगर हम इस वाक्य में देखेंगे तो दो अलग अलग वाक्य हैं। पहला वाक्य है हेमंत ऋतु बीत गई,
दूसरा वाक्य शिरीष ऋतु आ गई। अब इन दो वाक्यों को जोड़ा गया है तथा इस समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है। दूसरा वाक्य देखिए, बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकाली जाती थी। इस वाक्य में भी देखिए, बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, यहाँ पर एक वाक्य हो गया। वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकाली जाती थी, ये दूसरा वाक्य। और इन दोनों वाक्य को जोड़ा गया है समुच्चय बोधक अव्यय और से। तीसरा वाक्य देखिए, जान से अधिकारियों ने कनस्तर को ढूंढा, मटकों को ढूंढा, परंतु कहीं कुछ नहीं मिला। जांच अधिकारियों ने कनस्तर को ढूंढा, मटकों को ढूंढा, ये पहला वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य देखिए, कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला, तो ये दूसरा वाक्य है और जोड़ा गया है परंतु इस समुच्चय बोधक अव्यय से इसे जोड़ा गया है। तो इस संयुक्त वाक्य को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। और, परंतु, तथा, या, अथवा इस तरह की समुच्चय बोधक अव्यय से दो वाक्य को जोड़ा जाता है, वो होता है संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य, इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। तो जैसे कि हम इंग्लिश में देखते हैं मेन क्लाउज एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज, इसी तरह मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य मतलब मेन क्लाउज होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य मतलब सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। तो अगर ये आश्रित वाक्य उसका मीनिंग कंप्लीट होने के लिए वो डिपेंडेंट होता है प्रधान वाक्य पे डिपेंड होता है। तो उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। मैं वह सौगंध नहीं भेजूंगा जो मेरा संस्कार बन गई। मैं वो सौगंध नहीं भेजूंगा जो मेरा संस्कार बन गई। तो मैं वह सौगंध नहीं भेजूंगा, यहाँ पे बेचूंगा होना चाहिए, मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा। तो वो ये हुआ प्रधान वाक्य, पहला हुआ प्रधान वाक्य। और दूसरा है जो मेरा संस्कार बन गई। जो मेरा क्या बन गई, तो उसका अगर आंसर आपको चाहिए तो उसका आंसर आपको पहले वाक्य में मिलेगा। मतलब इसका मीनिंग कंप्लीट होने के लिए ये दूसरा वाक्य जो आश्रित उपवाक्य है वो पहले वाक्य पे डिपेंडेंट होता है। संतरी को जैसा कहा गया था उसने वैसा किया। जैसे कहा गया था उसने वैसा किया। तो ये मिश्रित वाक्य हैं। उन्होंने रसोई घर की पिंपिया टटोली खाली थी, यहाँ पे कॉमा। उन्होंने रसोई घर की पिंपिया टटोली, लेकिन वो कैसे थी, खाली थी। तो इसके लिए हमें पहले वाक्य पे उसका अगर इस वाक्य की पूरी जानकारी चाहिए तो वो हमें पहले वाक्य में मिलती है। तो ये है मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। तो इस प्रकार रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे हमने वाक्य के प्रकार देखे। ये कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ वाक्य है। हेलो,
हॅलो, येस सर. हा प्रॅक्टिस इथेच घेऊ की मुलांना होमवर्क साठी ठेवू? चालेल, घेतली तरी टाइम आहे ना अजून. ओके ओके, तो हम अभी यहाँ पे वाक्य के अलग अलग प्रकार हैं, हमें इसमें अर्थ के आधार पे या फिर रचना के आधार पे ये वाक्य किस प्रकार में आते हैं उसका हम प्रैक्टिस लेंगे। पहला वाक्य है, एक दिन एक एक दिन लवकानंद बगल में छोला दबाए आ पहुंचे। तो वाक्य का भेद पहचानना है रचना के आधार पे। स्टूडेंट्स, आंसर आपको बताना है। हेलो, हाँ मैडम, आंसर मैं ही बता दूं क्या? मतलब बच्चे कम्युनिकेट बात कर सकते हैं? मिश्र वाक्य. सरल वाक्य. ओके, वेरी गुड। तो पहला वाक्य है सरल वाक्य। आकाश में बिजली चमक रही है, रचना के आधार पे। सरल वाक्य. बराबर है। मुफ्त में मजदूरी देवी हो तो और बात है। मिश्र वाक्य. और कोई बताएगा? मुफ्त में मजदूरी देवी हो तो और बात है। मिश्र वाक्य है, मुफ्त में मजदूरी देवी हो और बात है। ये दो अलग अलग वाक्य हैं। जो और बात है ये क्या है? उपवाक्य है। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। संयुक्त वाक्य. संयुक्त वाक्य हम पहचानने के लिए क्या हमने किया था? समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ पे कोई भी समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग किया नहीं है, जैसे कि और, किंतु, परंतु, अथवा। तो ये साधारण वाक्य, लक्ष्मी के शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई, सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वह हम पूरी हो गई है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वह हम पूरी हो गई है। संयुक्त वाक्य. वेरी गुड, ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे क्योंकि ये समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है, मांडवी काफी बड़ी नदी है तथा वर्ष पर पानी से भरी रहती है। संयुक्त वाक्य. वेरी गुड। तथा इस समुच्चय बोधक अव्यय का यहाँ पे उपयोग किया है दो सरल वाक्य को जोड़ने के लिए। तो ये संयुक्त वाक्य हुआ। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। मिश्र वाक्य. वेरी गुड, मिश्र वाक्य है। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है, ये एक मेन सेंटेंस मतलब प्रधान वाक्य, और जो देश की तरह, देश को घून की तरह खा रहा है। तो ये हुआ
उपवाक्य। तो ये हुआ मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य। वह बूढ़ी काकी पर जप्ती और उन्होंने, सॉरी यहाँ पे झपटी होना चाहिए, बूढ़ी काकी के झपटी और उन्होंने दोनों हाथों से झटक कर बोली। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। वेरी गुड। संयुक्त वाक्य कैसे आएगा ये, कौन बताएगा? और क्या है ये? समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्य को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया गया है। अनेक वृक्षों में नई कोंपली आ गई है जिससे वह हरे भरे हो गए। संयुक्त वाक्य। और कौन करेगा? अनेक वृक्षों में नई कोंपली आ गई है जिससे वह हरे भरे हो गए हैं। यह है मिश्र वाक्य। क्योंकि अनेक वृक्षों में नई कोपले आ गई है, ये प्रधान वाक्य हुआ जिससे वह हरे भरे हो गए हैं। तो यहाँ पे कोई भी समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग किया नहीं, ये जोड़ने के लिए दो अलग अलग वाक्य है, एक प्रधान वाक्य है, एक उपवाक्य है। तो ये हुआ मिश्र वाक्य। बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। संयुक्त वाक्य। वेरी गुड। संयुक्त वाक्य, क्योंकि और इस समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग यहाँ पे किया गया है। तो इसी प्रकार आपको वाक्य भेद सब अपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। ओके मैडम, आई हैव फिनिश्ड। हेलो, हेलो वर्षा मैडम। Hello, sir. Wind up the lecture. यस मैम।